हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और वीकली करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, पिछले वीक का डिले हो गया था और एक दो न्यूज मैंने शिफ्ट करके इस वीक कवर की हैं। एक न्यूज मैंने स्किप की है, 15 जनवरी का आर्मी डे। तो जो आर्मी डे सेलिब्रेशंस जयपुर में हुए थे उसको मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगी, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साइंस एंड टेक में या फिर करंट अफेयर्स में जो बहुत ही स्पेसिफिकली मिलिट्री के लिए यूज होने वाली चीजें होती है ना, उसमें होगा। और एक दो मैं क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो दैट इज वन न्यूज दैट आई हैव स्किप्ड टुडे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, पहली न्यूज, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? बीकानेर में। टूरिज्म के ऊपर फोकस है। अगर आपने नोटिस किया है तो राजस्थान सरकार बहुत बहुत ज्यादा तीन तरीके से काम में लगी हुई है। पहला है टूरिज्म, बहुत ज्यादा टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है एंड इट मेक्स मी पर्सनली हैप्पी बिकॉज आई नो द पोटेंशियल दैट राजस्थान हैज इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। राजस्थान जैसा टूरिज्म सिर्फ बर्फ नहीं है, बाकी सब कुछ है, वैसा टूरिज्म है इस कंट्री में। तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, हो रहा है। दूसरी चीज, पानी, स्पेशली जो ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट है और जो काली सिंध, पार्वती और चंबल को लिंक करने वाला जो प्रोजेक्ट है, और जो नई नई सब कनाल्स बनाई जा रही हैं, बहुत माइक्रो कनाल्स बनाई जा रही हैं जैसलमेर वगैरह और बीकानेर वगैरह में, तो पानी के लिए। और तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम है। तो ये तीनों ही, वैसे तो राजस्थान में सब चीजों की ही जरूरत है, बट इन तीनों पे काम चल रहा है। तो बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है ना रिपीटेटिव हो रहा है कि मैम बार बार टूरिज्म की बातें क्यों हो रही हैं, टूरिज्म आपके सिलेबस में टॉपिक वाइड कर दिया गया है एंड दैट इज अ बिग हिंट कि आपको टूरिज्म के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है। यानी कि राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ कर लिया है टूरिज्म के फील्ड में कि आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। उसी तरह से ये एक टॉपिक है, बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम 9th to 11th जनवरी। फेस्टिवल का फोकस यही था कि हम बीकानेर को एज अ टूरिज्म साइट प्रमोट करना चाहते हैं, जहां पर हम हेरिटेज वगैरह को भी फोकस में ला सकें। जो भी यहाँ पे लोकल फूड है, फोक आर्ट है, लोकल और फॉरेन विजिटर्स जो यहाँ पर एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम करें। कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट था दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट हाँ, हेरिटेज कंजर्वेशन का मैसेज जो है उसके उसके ऊपर आपको फोकस देना है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। बाय द वे, एक अपन डेजर्ट सर्किट जो अपन जानते हैं, टूरिज्म सर्किट्स, मैंने क्लास में पहले भी बताया हुआ है। टूरिज्म सर्किट्स हैं राजस्थान में, 10 टूरिज्म सर्किट्स हैं। उनमें से एक सर्किट है डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट सर्किट में क्या क्या आता है? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। इट्स नॉट बाड़मेर। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज बाड़मेर में भी तो डेजर्ट ही है, पर ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बीकानेर इज वेरी वेरी बैकवर्ड व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग द अदर टू डिस्ट्रिक्ट्स, जैसलमेर और जोधपुर। बीकानेर के ऊपर थोड़ा सा फोकस हमेशा कम ही रहा है। तो दिस इज वन थिंग कि उसके ऊपर फोकस लाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे कैमल फेस्टिवल्स वहां पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उसको भी मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है। क्या क्या हुआ था? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हेरिटेज वॉक की गई थी। इस वॉक को किस किसने इनॉग्रेट किया आपके सामने है। एक 3 डे कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। फोक आर्टिस्ट जो थे उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ में लिंक किया गया। बीकानेर की हवेलियां जो हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली शोज कराए गए हैं। लोकल फूड और जो लोकल फोक आर्ट है उसको हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो अदरवाइज प्रेजेंट थे उस वक्त डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट, उनके साथ में पार्टिसिपेट भी उनको करवाया। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, आपने इंक्लूडेड फील करवा दिया। जो वहां के लोग हैं वो तो है ही है, कम्युनिटी सपोर्ट, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है वो तो है ही है। उसके अलावा जो वहां पे विजिटर्स आए हुए थे उनको भी आपने इनकलकेट कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर, तो दे फेल्ट बिलोंग्ड। ठीक है ना, तो आपने उनको एक मेमोरी दे दी, एक अच्छी मेमोरी दे दी, तो वो जाके आगे ऐड ही करेंगे यार दैट वाज फन। ठीक है, तो और लोग आएंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी इवेंट और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स में क्या क्या हुआ था यहाँ पे? ठीक है, एक तो मूर्तियां लगाई गई थी। सूर्य नमस्कार में 12 पोजेस होते हैं, राइट? मैं पिछले 20 साल से सूर्य नमस्कार कर रही हूँ और मैंने कभी पोज गिने नहीं थे। बट अभी कुछ टाइम पहले ही आई थिंक बाबा रामदेव का कोई शिविर लगा हुआ था और उसमें उन्होंने बोला कि ये जो 12 के 12 पोजेज हैं, स्टेजेस हैं, ये आपको सारी करनी होती है, कोई सी मिस नहीं करनी होती है। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि इसमें 12 अलग अलग पोजेस होते हैं, इट्स नॉट जस्ट वन सीक्वेंस, इट्स, ठीक है, इट वाज अ वियर्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। चलो, इनॉग्रेट करे गए स्कल्पचर्स जिसमें 12 पोजेस सूर्य नमस्कार के स्कल्प करके यहाँ पर रखे गए थे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी लेस और इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम्स इन वाटर, इनको भी डिजाइन किया गया। और ट्रेडिशनल डिशेस, जो वहाँ का जो ट्रेडिशनल और फूड है, फोक फूड है, वो सर्व किया गया लोगों को। अब इसका रीजन क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं न्यूज, कि अपन को लोकल इकोनॉमी, कल्चरल ब्रांडिंग और टूरिज्म को एक साथ कैसे मर्ज करना है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज आर इनकम। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, जॉब्स भी मिल जाएंगे, इनकम इंक्रीज भी होगी, पॉपुलराइजेशन भी होगा, उसके साथ टूरिस्ट भी आएंगे, इकोनॉमिक चर्निंग भी होगी, सेफ्टी भी होगी, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, कल्चरल क्या कहते हैं आपका सेफ गार्डिंग भी होगी, स्पिरिचुअल वर्क भी होंगी। तो ये सारी चीजें आपको लिंक कर देनी है। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, प्लीज डोंट कॉल मी ड्यूरिंग क्लास। ओके,
हेरिटेज वॉक्स का क्या महत्व रहता है कि भाई कल्चर टूरिज्म वगैरह इनको एनकरेज करता है। उसके अलावा हेल्थ प्रैक्टिस वगैरह जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इनोवेशंस वगैरह हैं उनको भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया, और गवर्नमेंट ने ऐसी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जिससे कि टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जो नए नए आएंगे उनको एनकरेजमेंट मिल सके। नेक्स्ट न्यूज, वंदे मातरम को 150 साल हो गए। मुझे लगता नहीं कि कोई इंसान ये चीज भूलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा विंटर सेशन, या चलो पूरा तो नहीं तो कम से कम आधे ज्यादा विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का लास्ट ईयर हुआ 2025 में दिसंबर में, उसमें ये यही डिस्कस कर रहे थे कि वंदे मातरम बस, ठीक है, किसने लिखा, क्यों लिखा, उसमें हमने क्या कर दिया, क्या पॉलिटिक्स हुई, सारी बकवास के कारण आपको अब ये याद है कि वंदे मातरम को 150 साल हो गए। ठीक है, ये भी याद है कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, ये भी याद है कि संस्कृत में लिखा था, ये भी याद है कि मतलब उसमें कौन सा स्टैंजा माइनस हुआ। अब आपको याद करना है, वंदे मातरम कैलेंडर रिलीज किया गया। ठीक है, कुछ नहीं है, 2026 का नया कैलेंडर आया है। ठीक है, जो सरकारी कैलेंडर होता है वो आया है, और उसको वंदे मातरम थीम से बनाया है। ठीक है, तो उसमें बंकिम चंद्र चैटर्जी की ये फोटो है, और भारत का क्या कहते हैं नक्शा है, और भारत माता की फोटो भी है, मैंने उसको देखा था नेट पे। तो दीज आर द थिंग्स जो उसमें नई ऐड हो गई हैं, वो आपको देखना है। इसमें आपको याद रखना है, वंदे मातरम कैलेंडर जो है वो रिलीज किया है, किसने किसको प्रेजेंट किया है आप देख सकते हो आराम से, राजस्थान असेंबली सेक्रेटरीट में इसको रिलीज किया गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं, पिक्चर्स हैं, और जो भी ये गाना जो अपना नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इट्स अ नेशनल सॉन्ग, राइट? इट्स अ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम नहीं है। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन है। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नेशनल एंथम कंपल्शन होता है, आपको खड़ा होना होता है, रिस्पेक्ट पे करना होता है। नेशनल सॉन्ग में आप, ठीक है कोई बात नहीं, उसके ऊपर जब लड़ाई कर ली तो फिर अब तो क्या ही बचता, रिस्पेक्ट की बात ही बच खत्म हो गई। उसके ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको अपन हिंदी में बंकिम चंद्र चैटर्जी बोलते हैं। दिस इज अ बंगाली सरनेम, इसको चैटर्जी बोला जाता है, मुखोपाध्याय मुखर्जी हो जाते हैं। ठीक है, इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, आइदर नेम आप यूज कर सकते हो। तो राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं देवनानी जी, उन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी। यस, दिस इज अ रिवीजन पॉइंट जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इस बुक का टॉपिक क्या है? आप कोई भी बुक लिखते हैं, उसके ऊपर कोई थीम होती है, राइट? किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, मुझे कमेंट्स में बताओ, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि जो 25 दिसंबर को बुक रिलीज हुई है, उस बुक का टॉपिक क्या है, किसके ऊपर ये किताब लिखी गई है? ठीक है, तो ये बुक आपके सामने है, ये कैलेंडर भी है। ठीक है, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया भाई इसको? लोक भवन में। कब दिया गया? 9 जनवरी को। हरिभाऊ बावगुड़े जी मिले थे वासुदेव देवनानी जी से, और उन्होंने प्रेजेंट करी है ये कैलेंडर। और कैलेंडर कब आया है भाई? 1-1.5 साल पूरे हो गए नेशनल सॉन्ग को। हाँ, ठीक है, ओके। और अनदर बुक बाय देवनानी वो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। बताओ उसका टॉपिक क्या है? कैलेंडर में क्या क्या है? वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री है, और ऑथर जो है बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको क्यों पढ़नी है इस तरह की न्यूज? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट जो है उसको डिस्क्राइब करता है, ये पब्लिकेशंस की बात करता है, और पब्लिक से कैसे कॉन्टैक्ट करती हैं गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में बात होती है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैसा होता है, गवर्नर और असेंबली स्पीकर किस तरह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। कल्चरल और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है आपके नेशनल सॉन्ग की, उसको हाईलाइट करता है, और नेशनल सॉन्ग के ऑथर की लाइफ एंड स्ट्रगल्स के बारे में भी बात करते हैं। तो दिस इज लाइक अ रिविजन टू योर करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ, पुगल में एक नया सोलर पार्क बन रहा है। पुगल कहाँ पे है? पुगल बीकानेर में है, और वहां पर एक सोलर पार्क बन रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो एक टाइम पे वर्ल्ड का बड़ा होता था, फिर चाइना ने 4-5 एक साथ बना लिए, और इतने ज्यादा बड़े सोलर पार्क बना लिए हैं कि चाइना का वहां पर लोकल जो वेदर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। खैर, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? गिव मी द नेम, और कहां पर है? राजस्थान में ही है, लेकिन राजस्थान में कहां पर है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोलर पार्क? उसके बाद में हम बना रहे हैं पुगल सोलर पार्क, और पुगल सोलर पार्क कहां पर है? बीकानेर में है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें सोलर पावर होगी 2450 मेगावाट की, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यहां पर लगाया जाएगा। इसके अलावा बैटरी एनर्जी सोलर स्टोरेज सिस्टम जो है, वैसे तो हर सोलर पार्क में होता है, बट एक जगह इसको अलग से भी यूज किया गया है, एंड दैट इज बूंदी का सोलर पावर्ड लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लिफ्ट कैनाल लाई जा रही है, और जो लिफ्टिंग हो रही है वो सारी की सारी सोलर पावर्ड है, और वहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है। मैंने क्लास में एक्सक्लूसिवली एक वीडियो में ये चीज कवर करी है, इफ यू वांट मी टू रिपीट दैट, उसमें बहुत सारी नई डिटेल्स आई हैं। ओम बिड़ला जी ने उसको इनॉग्रेट किया था, और मैं फिर से बना दूंगी, बट प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना इफ यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन अगेन, बिकॉज ये राजस्थान की इकलौती सोलर पावर्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कौन सा? बूंदी वाला। इधर आते हैं वापस। प्रोजेक्ट को स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बनाया गया है। इसमें रिलायबल और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की गई है। ठीक है, इन राजस्थान सरकार का बहुत ज्यादा बड़ा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, तो उसी में एक तरीके की न्यूज है।
कितनी लैंड दी गई है? लगभग 4,500 हेक्टेयर के लैंड दी गई है। ग्रिड कनेक्टिविटी करी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। बिल्ड ओन और ऑपरेट मॉडल पे इसको काम दिया जाएगा। कि कौन-कौन बना रहा है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी बना रही है, जो कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। और ये जो सोलर पार्क है, ये 2 लॉट्स में बनेगा। 2 लॉट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 सेगमेंट्स होंगे, ठीक है? तो फर्स्ट लॉट में 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और उसके अंदर फर्स्ट लॉट में 2000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और सेकंड लॉट में 450 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है, इनके अलग-अलग वो होंगे, आपके बिड्स होंगे और बिडर्स को इन दोनों लॉट्स में अलग-अलग बिड करने का मौका दिया जाएगा। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपको कितने इसमें पैसे लगेंगे, कितने जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगे, क्या एनर्जी है, यानी कि कितनी एनर्जी पैदा होगी, सोलर एनर्जी कितनी 2450, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो ये सारे आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल सिस्टम, जीपीएस वगैरह, जनरेशन ऑफ 24 मंथ्स ऑफ साइनिंग, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। दिस पैराग्राफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। नीचे वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। विकसित भारत ये क्या है? जी राम जी स्कीम के ऊपर रूरल डेवलपमेंट डिजिटाइजेशन, इनके ऊपर एक ग्राम पंचायत एम्पावरमेंट के लिए मीटिंग हुई, ठीक है। अब इसमें कुछ खास डिटेल है नहीं, सिंपल सी बात है। जो मनरेगा स्कीम थी उसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स वगैरह कर दिए गए हैं और उन अमेंडमेंट्स को पब्लिक तक आपको पहुंचाना जरूरी है। भाई आप अमेंडमेंट्स का बताओगे ही नहीं तो मीडिया वालों की तरह आप यही डिस्कस करते रह जाओगे कि बस नाम बदल दिया। हाँ, नाम तो बदल दिया लेकिन कुछ ना कुछ अंदर चेंजेस भी आए हैं। उन चेंजेस का एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। 2 विलेजेस हैं, उन दोनों विलेजेस का नाम आपको याद रखना है और विलेजेस का नाम रोड़ा और पलाना, ठीक है। अब ये 2 विलेजेस हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इन 2 विलेजेस में कुछ एक्टिविटीज की गई हैं जिससे कि विकसित भारत जी राम जी जो नई स्कीम है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रॉपर्ली कर सके। अब ये क्यों किया गया है? पहली बात तो इसको पूरा का पूरा जैम ट्रिनिटी से जोड़ दिया गया है, जनधन, आधार और मोबाइल। यानी कि आपके पास में जो भी आपके पैसे सरकार आपको देती है वो सारा का सारा कैसे होगा? ऑनलाइन सिस्टम से आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात हो रही है। दूसरी चीज, जो आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी कार्ड है वो भी नया बनेगा। तीसरी चीज, इसमें साल में मनरेगा क्या था, साल में 365 दिन में से 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा। इसमें आपको 125 दिन रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज, सॉरी अगली चीज चौथी या पांचवी हो गई है, सॉरी अभी तक दूसरी ही चल रही है ठीक है। इसमें क्या है, पेमेंट आपका 7 डेज के अंदर अंदर आपका पेमेंट डीबीटी आपको कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो डिफरेंट हैं, इसीलिए जीराम जी को बहुत ज्यादा एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी मनरेगा में अमेंडमेंट्स हुए हैं वो लोगों तक पहुंचे। वरना अब मैं किसी न्यूज चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहती, वरना न्यूज चैनल तो यही है कि आप तो नाम बदल रहे हैं, तो पेपर खोल के पढ़ लेते, पॉलिसी पेपर खोल के पढ़ लेते, पता चल जाता कि छोटे मोटे चेंजेस भी हुए हैं। पर ठीक है, ऐसा ही चलता है, अपना मीडिया ऐसा ही है, हमेशा से ही ऐसा था। मैं तो दुखी इसी बात से को लेकर हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज और है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाएगा। यानी कि ऐसे ही काम नहीं दिए जाएंगे कि भैया कहीं पे कोई छोटा मोटा बांध बना दिया, कहीं कोई एनिकेट खोद दिया, कहीं पे कोई पॉन्ड बना दिया। सिर्फ ये छोटे मोटे काम नहीं होंगे, स्किल फोकस्ड काम भी यहाँ पे लोगों को कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनका कोई ना कोई छोटा मोटा स्किल वो डेवलप कर लेंगे और अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जन सुनवाई और नाइट चौपाल इन 2 विलेजेस की अलग से मेंशन है, इसलिए मैं इनको अलग से ही मेंशन कर रही हूँ। स्कीम के प्रोविजंस इन दोनों विलेजेस में डिस्कस किए गए, जो भी इनकी शिकायतें हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनको भी टाइमली एड्रेस किया जाए। और पलाना में प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उसके डायरेक्टर्स को और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को इनको नेसेसरी मेजर्स दिए गए हैं कि भैया जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है क्रिटिकल, कोई दवाइयों की, किसी टाइप की कोई इक्विपमेंट की, तो वो आप पहुंचाएं और आपकी वो जरूरत पूरी कर दी जाएगी। और रोड़ा में सब हेल्थ सेंटर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाया जाएगा, उसको अपग्रेड भी किया जाएगा और मेडिकल सर्विसेज जो है उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट, रास्ता खोलो अभियान। मैंने पर्सनली होते देखा है जयपुर में, इसलिए मैं इसको वाउच कर सकती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि जो 1500 रास्ते खोल दिए हैं मैंने सारे देखे हैं, नहीं, लेकिन मैंने 2 रास्ते खुलते हुए देखे हैं। तो अब क्या होता है, शहर एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई है या फिर बहुत ज्यादा आउट माइग्रेशन हो रहा है विलेजेस से अर्बन एरियाज में, शहरों में। तो क्या होता है कि ऐसे एरियाज में भी लोग बसने लग जाते हैं जो एक्चुअली वैलिड नहीं है। अब इनको ये भी नहीं बोल सकते कि इलीगली बस रहे हैं, इलीगल नहीं है, टेक्निकली वो हमारे सिटीजन से लीगली है सब कुछ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे जयपुर में जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वो कुछ कुछ एरियाज डिमार्केट करके रखते हैं कि भाई ये रेजिडेंशियल एरिया होने वाला है, ये मार्केट एरिया होने वाला है, यहाँ से रास्ता जाएगा, यहाँ से हाईवे कटेगी, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आउट माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से बहुत ज्यादा अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन अपने आप भी बढ़ रही है, राइट, पीपल आर रिप्रोड्यूसिंग। तो उससे क्या होता है कि आपके शहर
ऐसे ज़ोन्स में, ऐसे एरियाज़ में बढ़ने लग जाते हैं जो या तो एग्रीकल्चरल लैंड थी या फिर कोई लॉजिस्टिक्स का लैंड था, इस तरह का कुछ एरिया था। वहाँ पे क्या होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। स्लम्स भी बसती हैं और बहुत छोटे-छोटे घर लोग पक्के घर भी बना लेते हैं। इसको आप एन्क्रोचमेंट की नज़र से भी देख सकते हो, भई कब्ज़ा कर लिया ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इनसे क्या होता है, जो आपका मेन राउट्स जो होते हैं, जहाँ से एक्चुअली पब्लिक को पास होना अलाउड होना चाहिए था, दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। जयपुर की एक खासियत है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, मैंने दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर इन ज शहरों में नहीं देखी ये चीज़, चंडीगढ़ में भी ये चीज़ है, आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं। आपकी गाड़ी चल रही है ना, अगर सामने ट्रैफिक जैम है और आप कोई गली में घुस जाते हो साइडों में, तो वो कहीं न कहीं से आपको ज़रूर निकालेगा, सामने से बंद नहीं होगा। अगर कहीं बंद है तो वहाँ गड़बड़ है, ठीक है? तो जयपुर डिज़ाइन्ड ही ऐसे है, उस चीज़ को वापस आपको क्रिएट करना है कि आपके रास्ते बंद ना हो। तो ये 1508 रास्ते जयपुर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं। कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा जयपुर में कितनी तहसील हैं? ठीक है? राइट। तो 14 महीनों के अंदर-अंदर यानी पिछले साल जनवरी में ये काम शुरू हुआ था। नहीं सॉरी 2024 के दिसंबर में इसको हाँ करी गई थी कि भैया ठीक है इसको स्टार्ट करो, ये रास्ते-वास्ते खोलने का काम करो, एनक्रोचमेंट वगैरह साफ करो और अब 14 मंथ्स हो चुके हैं और इसका रिजल्ट आया है और पता चला है कि भई बहुत छोटे-छोटे जो गाँव और जो हैमलेट्स एंड ढानीज़ वगैरह जिनको कहते हैं हिंदी में और बहुत सारे गाँव हो गए या फिर जयपुर के आस-पास जो जयपुर शहर के भी जो टच में एरियाज़ हैं, जिनको रूरल जयपुर का इलाका बोला जाता है, वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे रूट्स को खोला है। दिस इज़ कॉल्ड रास्ता खोलो अभियान इन जयपुर। कोई रूरल पाथ है, कोई डिस्प्यूट हो गई है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन के कारण कुछ अटका पड़ा हुआ है, इन सबको अनब्लॉक करने का काम है। ओके? यही न्यूज़ है। इसमें और वैसे कोई डिटेल नहीं है। कैंपेन क्यों मैटर करता है? कहीं कोई कब्ज़ा वगैरह हो जाता है, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो कंस्ट्रक्शन बीच में ही रुक जाता है और लोगों का रास्ता रुक जाता है, तो वो क्या करते हैं, कोर्ट जाएँगे। भई कहाँ जाओगे आप अपनी शिकायत लेके? एडमिनिस्ट्रेशन ने ही तो गड़बड़ करी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाओगे क्या? राइट? तो आप जाते हो कोर्ट, कोर्ट का होता है टाइम खराब क्योंकि ये है छोटी-मोटी चीज़ें ये सॉल्व हो जानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट का टाइम बचाया है, लॉ एंड ऑर्डर का जो उतना भी खर्चा वगैरह होता है सरकार का वो बचाया है और अपना काम खुद अपना ही काम कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई एक्स्ट्रा काम दिया था, इट्स देयर जॉब। एनीवे तो वही हुआ है। कैंपेन को हाँ, कैंपेन के पीछे रीज़न यही था कि कोई लास्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन निकाला जाए और पब्लिक का जो ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से उठता जा रहा है, उसको वापस रीगेन किया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी भी यही है कि भई हम हर हफ्ते 3 रास्ते खोलेंगे हर तहसील में। दिस इज़ वेरी, वेरी बिग टारगेट। आप जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया, गूगल करो चाहे इस चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर जिले में कितनी तहसील हैं। और हर तहसील में से आपको 1 हफ्ते में 3 रास्ते खोलने हैं और साल भर में 1500 रास्ते आप खोल पाए हो। कितने हफ्ते होते हैं साल में? 54 हफ्ते होते हैं। 5 3 ज़ा 15 यानी कि हर हफ्ते 3 रास्ते आपने खोले तो हैं, फिर भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है भई उसके कारण भी कोई रास्ते रुक जाते हैं, उसको हमने खोला है। ग्रेवल रोड्स डेवलप करी हैं 300 किलोमीटर की और 20 किलोमीटर की सीसी रोड्स बनाई गई हैं। कोर्ट पेंडिंग केसेस जो होते हैं उसको एक तरह से उसके ऊपर जो कंप्लेंट्स वगैरह जाती हैं कोर्ट में उनको भी सॉल्व करने का एक यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। 14 जनवरी को क्या था? मकर संक्रांति थी, ठीक है? और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो क्या था? हिंदी में उत्तरायण, ठीक है? व्हाट इज़ दैट? सन क्रॉस कर लेता है इक्वेटर को और टच कर लेता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। दैट इज सिंपलेस्ट। ज्योग्राफी की क्लास लूंगी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी। दैट इज अ होल पॉइंट। ठीक है, तो सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एनीवे इधर टॉपिक पे आते हैं। 14 जनवरी को काइट फेस्टिवल था, तो जयपुर में काइट फेस्टिवल इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया। इतना ही है। 14 जनवरी को जल महल की पाल के ऊपर आमेर रोड पे एक काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया दिन में, और शाम को वहां पर एक लैंटर्न फेस्टिवल और फायरवर्क्स हिस्टोरिक लोकेशन ऑफ हवा महल पे ऑर्गेनाइज किए गए। दैट्स इट, दिस इज द ओनली न्यूज। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। टूरिज्म डिपार्टमेंट को कौन हेड कर रहा है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी। ओके, राइट। प्रोग्राम की हाइलाइट्स भाई फोक और कल्चरल एंटरटेनमेंट किया गया था लोकल्स के द्वारा। काइट शो हुई थी, काइट मेकिंग डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, जो भी फैंसी काइट्स होती हैं। ठीक है, इस बार तो बहुत मतलब इस बार तो वाकई में बहुत ही शानदार था। बट आई ऑनेस्टली फील कि इस बार गुजरात वाले ज्यादा जीत गए। ठीक है, तो उनकी ज्यादा इंटरेस्टिंग काइट्स थी। द रीजन बीइंग वहां पर जर्मनी के चांसलर आए हुए थे, तो थोड़ा उनके सामने दिखावा ज्यादा करना था। अदरवाइज जयपुर का काइट फेस्टिवल ज्यादा अच्छा होता है। बट आई डोंट फील सॉरी फॉर दैट। कभी कभी किसी और को भी जीतने देना चाहिए।
ओके, राइट। टूरिस्ट फोकस फैसिलिटी, जिसमें आप टूरिस्ट को इन्वॉल्व फील करा सको। ट्रेडिशनल फूड फ्री में दिया गया, कॉम्प्लीमेंट्री गाइड्स दी गई और कैमल कार्ट राइड्स भी उनको फ्री में प्रोवाइड की गई। एक एक्सपीरियंस दिया गया दैट यू आर हियर नॉट जस्ट ऑन अ फेस्टिवल, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ फेस्टिवल। ठीक है, तो उनको एक एक्सपीरियंस दिया गया है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज कराया था, कौन कौन सपोर्टिंग एजेंसीज थी और एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस क्या था, आप देख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, एग्जाम के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। इवेंट बेस्ड टूरिज्म और कल्चरल ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, उसका एक ब्रिलियंट एग्जांपल है। विजिटर्स को आप इन्वॉल्व फील कराओ, उनका एक्सपीरियंस कैसे एनरिच कर सकते हो। हेरिटेज साइट से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फेस्टिवल्स को। कल्चरल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, लोगों की कल्चरल प्रमोशन कैसे किया जाता है, और राजस्थान का जो सैकड़ों सालों का जो एक ट्रेडिशन है उसको आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। और साथ साथ में अल्टीमेट आपका पॉइंट क्या है, कैसे आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो फेस्टिवल्स रिलीजियस सेंटिमेंट एक तरफ, स्पिरिचुअल रियलिटी उनकी एक तरफ। आप यूज करो इन चीजों को बिकॉज यू वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। ठीक है, जो चीज लीगली बिकती है ना उसको बेचो। ठीक है, कल ही मैंने एग्जांपल दिया था शायद स्पेनिश स्टेप्स का। इट्स बैड गाइस, इट्स रियली बैड। स्पेनिश स्टेप्स तो बहुत ही मतलब दिल का धोखा ही था। एनीवे, डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा संबल मेला ऑर्गेनाइज कराया गया जोधपुर में। कौन मुझे बताएगा कमेंट्स में, इंटरनेशनल यूथ डे, सॉरी नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है इंडिया में। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और यूथ क्या है, अनस्किल्ड है, और अनस्किल्ड है इसलिए वो अनएम्प्लॉयड भी है। यूथ की गलती नहीं है कि वो अनस्किल्ड है, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमारे सिस्टम की ही गलती है कि हमारा एजुकेशन ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री से हम लिंक नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को हम इनकलकेट नहीं कर रहे हैं हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। बट एंड रिजल्ट यही है कि यूथ हमारा अनएम्प्लॉयबल है और अनस्किल्ड है, और इसीलिए उसकी जॉब नहीं लग रही। तो अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाएगा, अब हम उनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम उनको सिखाएंगे चार चीजें जिनसे वो स्किल डेवलप कर सकें और उनको जॉब मिल सके। युवा संबल मेले में यही हुआ है, दैट्स इट। ओके, इजी हो गई न्यूज, राइट। चीफ गेस्ट कौन थे, श्री मदन दिलावर जी थे, जो कि एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर हैं और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं। कल्चरल फैक्ट आपके सामने हैं, कहां पे हुआ था, कब हुआ था, कब हो, सॉरी, गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 2026, दिस इज रॉन्ग। 16 जैन 2026, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डेट। बट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ऑर्गेनाइजर्स कौन थे, रजिस्ट्रेशन कैसे किया गया, इंटरव्यूज प्राइवेट सेक्टर्स में हुए और लोगों को जॉब्स भी ऑफर की गई। ठीक है, राइट। अब इसमें हाइलाइट्स में से दो तीन कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। मॉनिटरिंग और आउटरीच, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसमें क्या जरूरत है लोगों की। ठीक है, मॉनिटर करना जरूरी है डिमांड्स को, और लोगों तक पहुंचना जरूरी है, लोगों की शिकायतें आप तक पहुंचे, लोगों की जरूरतें आप तक पहुंचे और उसी हिसाब से आप एक्शन लें, तो यानी कि आउटरीच भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट, अप्रूवल लेटर्स दिए गए, स्कीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए, वो एग्जाम्पल आपके सामने है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये चीज देख लो कि कौन कौन सी स्कीम्स में लोगों को सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल एजुकेशन महाअभियान, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, किसने चालू करी थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू करी थी। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ओके, पीएम इंटर्नशिप स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम, लेबर डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और टूल किट स्कीम, और उसके साथ साथ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी अपने सर्टिफिकेट्स बांटे हैं। हमारे यहाँ आओ, ट्रेन करो और जॉब ले जाओ। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज और कॉमर्स सेंटर ने भी हेल्प करी है और बैंक अप्रूवल्स भी दिए गए हैं। इससे यही पता चलता है कि लोन्स वगैरह भी ग्रांट किए गए थे, कंपनीज ने, एंटरप्रेन्योर्स ने बैंक्स के साथ में कोऑर्डिनेट किया और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। और ये माइक्रो और स्मॉल लेवल पे ही होते हैं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, तो उसी मेंटालिटी के साथ में काम किया जा रहा है। लोन सैंक्शंस किए गए हैं, चेक्स दिए गए हैं, लेटर्स भी डिस्पर्स किए गए हैं, और आपके सामने और एग्जांपल्स हैं हाँ स्कीम्स के। श्री मदन दिलावर इशूड चेक्स और सैंक्शन लेटर्स टू द बेनिफिशियरीज अंडर, यहाँ पर नहीं आएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना, सृजन योजना, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, बी आर अम्बेडकर इंडस्ट्री प्रमोशन योजना, और चीफ मिनिस्टर नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, और प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। मैम इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं क्या, हाँ स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके नए सिलेबस में भी अलग से मेंशन है, पहले भी था। करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी नया कैंपेन चलता है, किसी भी नए टाइप की नई मीटिंग होती है, बायलेटरल हो चाहे मल्टीलेटरल हो, उसमें कोई फैसला लिया गया है, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है,
मुझे कमेंट्स में बता देना किस टाइप की स्कीम की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, किस टाइप का कोई लिंक की जरूरत है, कैंपेन को एक्सप्लेन करो मैम, आई विल डू इट। मुझे बताओगे ना, मैं वही वीडियो बना दूंगी। एग्जाम बहुत पास में आ गया है, सो आई विल गो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स नाउ। ओके, चलो। राजीविका आईआईसीडी ने एक दिन का ओरिएंटेशन और डायलॉग प्रोग्राम डायलॉग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जयपुर में, और इसका पर्पस यही था कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं, यानी कि माइक्रो और स्मॉल लेवल के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको जानकारी देना कि बिजनेस चलाना कैसे है। आपने प्रोडक्ट बना लिया क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, कहां पर आप उसको सेल करेंगे, किसके लिए सेल करेंगे, आपको टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, एनीथिंग और एवरीथिंग जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये वर्कशॉप लगाया गया था जयपुर में। ठीक है, और राजीविका के साथ में मिलकर लगाया गया था आईआईसीडी के। राजीविका क्या है, राजस्थान स्टेट रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, और आईआईसीडी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइन। नाम से ही पता चल रहा है क्राफ्ट्स एंड डिजाइन मतलब उनका काम पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट्स की जो शक्ल होती है ओवरऑल अच्छा दिखना चाहिए, तभी तो आदमी खरीदेगा वाली बात है इसमें। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, ये जयपुर में हुआ था, चौपाल ट्रेनिंग सेंटर जयपुर। ओके, और कब हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था। और इसमें 25 विमेन आर्टिसंस और 16 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पे यहाँ पे प्रेजेंट थे, और इन सबको डायरेक्ट फीडबैक प्रोवाइड किया गया है ताकि उनको कोई जरूरत हो तो उनकी जरूरत पूरी की जा सके। वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज कंस्ट्रक्ट की गई थी। अभी किस टाइप की वर्कशॉप्स और किस टाइप की एक्टिविटीज हैं, प्रोग्राम इंटरैक्टिव डायलॉग। ठीक है, अब लोगों से बातचीत करोगे तभी तो पता चलेगा। मैं इसका बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन क्रिएट कर लेते हैं, फिर देती हूँ। मान लेते हैं कि 4 महिलाएं हैं और उनको कढ़ाई का काम आता है, राइट, जैसे हमारे यहाँ पे ओढ़ना पहना जाता है, और उसके ऊपर टाई एंड डाई का काम होता है, दैट इज असाइड। उसके ऊपर अलग से आपके वो होती हैं, जैसे मैं समझाऊं कैसे इसको शेखावाटी की आप गूगल कर लेना, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट प्लेस। शेखावाटी की महिलाएं जिस तरह की ड्रेस पहनती हैं, ठीक है, तो उसमें जो उनकी जो सर पे लेते हैं वो जो चुनड़ी वगैरह होती है, यस, ओढ़नी होती है, चुनड़ी होती है, उसके ऊपर जो कारीगरी कारीगरी उसके ऊपर जो कारीगरी होती है, जो गढ़ाई होती है, जिस टाइप का कोई काम होता है, women know what to do and how to do it, but they don't know how to market it। ठीक है, उसकी सही प्राइस उनको नहीं पता होती है, कहाँ से वो प्रोडक्ट्स को सोर्स कर रहे हैं। अपने एक गांव में तो पता है कि भैया फला फला की जो घर में जो महिलाएं हैं वो ये काम करती हैं, बट उस गांव से बाहर किसी को ये चीज का नॉलेज नहीं है, तो वो उसको एक तरह से बिजनेस पर्सपेक्टिव में नहीं यूज कर पाती हैं। कई बार फ्री में भी काम करना पड़ता है क्योंकि भाई जानकार का उड़ा आया है, तो ये सारी चीजें गड़बड़ है। अब इन सारी चीजों का सोल्यूशन होना चाहिए, वो यहाँ पर एड्रेस किया गया। ठीक है, वर्कशॉप में बात की गई कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो मार्केट के डिमांड्स को, कैसे एड्रेस कर सकते हो डिजाइन रिफाइनमेंट, यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो कितना परफेक्शन तक आप ले जा सकते हो, पैकेजिंग वगैरह को स्टैंडर्डाइज कर दो, ब्रांडिंग करो, उसकी सर्टिफिकेशन करो, ऑथेंटिकेशन करो, आइडेंटिफिकेशन करो, ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा ये पता चला कि भाई महिलाओं को किस किस चीजों की अवेयरनेस ही नहीं है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को पहचाना कैसे जाएगा, प्राइस कैसी होनी चाहिए, मुझे कितना पैसा चार्ज करना चाहिए मेरे काम के लिए। ठीक है, ऑन्टरप्राइज मैं जो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है उसको मैं कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, कैसे मैं सैंपल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली मैं कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ, कैसे उसका ग्रोथ अचीव कर सकती हूँ। उसके अलावा यही सारी चीजें हैं जो महिलाओं को हेल्प की गई। नेक्स्ट स्टेप में यही है कि भाई हम कंपनी स्पेसिफिक डिजाइन ट्रेनिंग दें, ऑर्गेनाइज कराएं ऐसे कोर्सेज जिसमें उनको सिखाया जा सके कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे करनी है, सर्टिफिकेशन की प्रैक्टिसेस के ऊपर एडवाइस दिया गया, और मार्केट रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश की गई। आईआईसीडी ने ये भी बताया कि भाई हम स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं एसएचजी विमेन आर्टिसंस को, जिसमें हम उनको सिखाएंगे कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे करते हैं, पैकेज कैसे करते हैं, ब्रांड कैसे करते हैं, मार्केट कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, आपको ना ये 4 चीजें याद कर लेनी है एसएचजी विमेन के लिए। ठीक है, हाँ, रेलेवेंस फॉर एग्जाम, ठीक है, ये रेलेवेंस यही है कि भाई हम राजीविका और आईआईसीडी ने मिलकर जो इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप दिखाई है उसमें काफी सक्सेस मिली है। आप एसएचजी बेस्ड बिजनेस जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरह से आप इस चीज को यूज कर सकते हो, वुमेन को कैसे आप मेन स्ट्रीम ला सकते हो, वुमेन लीडर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें ही आपके एग्जाम के लिए हैं। नेक्स्ट, आरोग्यम 2026 स्टेट लेवल आयुष आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज किया गया जयपुर में। आरोग्य का मतलब क्या होता है, जिसको कोई बीमारी ना हो, जिसको कोई रोग ना हो। ठीक है, अब अगर आप आरोग्य रहना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। यही चीज वेस्ट अगर बोल देता है तो सब जिम भागते हैं, और अगर कोई टिपिकल इंडियन दादाजी की उम्र का इंसान बोल देता है तो ओ माय गॉड, ग्रैंडपा यू सो ओल्ड स्कूल नाउ। योगा करो, साफ खाओ, मस्त रहो ठीक है,
आयुष मंत्रालय भी यही करने की कोशिश कर रहा है विद अ लिटिल ट्विस्ट। अभी इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट यही है कि हम एक इसको मार्केट करना चाहते हैं। मार्केट क्या करना चाहते हैं हम? हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, क्या-क्या आएगा उसमें? आयुर्वेद आ जाएगा, योगा आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली हमारी हैं। यूनानी, नेचुरोपैथी ये सब भी हम करते, नेचुरोपैथी भी टेक्निकली हमारा ही है, बट यूनानी वगैरह ये सब अपन ट्रेडिशनल मेडिसिन में ऐड कर चुके हैं। तो आयुष मंत्रालय की तरफ से ये एक स्टेप लिया गया है। आरोग्य फेयर, आरोग्यम 2026 15 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। इसको ठीक है, इसमें कौन-कौन अटेंडीज थे भाई? आयुष मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो थे, और राजस्थान के दूसरे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमचंद बैरवा जी, वो भी मौजूद थे। और आयुर्वेद को इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ज्यादा इसको मार्केट किया है। आयुर्वेद का बहुत रेस्पेक्ट बढ़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में भी अपन आयुर्वेद का एक सेंटर खोल चुके हैं। तो दीज आर द अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स की तो सब पहले बात करते ही हैं। हाइलाइट्स में यही है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि 1000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पर सर्विसेज देने के लिए मौजूद था। लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री था यूज करना। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को इससे प्रोबेबल गेन होने का अंदाजा है। हाँ, यहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है? आरोग्यम 2026 के मेले में क्या-क्या अवेलेबल था? पंचकर्म, डी एडिक्शन यानी कि नशा मुक्ति केंद्र बना दिया उसको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्लिनिक। कोई आपको ऐसी बीमारी है जो छूके या खांस के या इन चीजों से नहीं फैलती है, तो उसके लिए एक क्लिनिक यहाँ पर मौजूद थी जो आपको अवेयरनेस करा देगी भैया कि क्या बीमारी है, उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो आप, राइट? गायनेकोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड की, जेरियाट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड की गई, योगा काउंसलिंग माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है? नाड़ी प्रशिक्षण, सॉरी नारी नाड़ी परीक्षण, आई एम हॉरिबल इन हिंदी, एनीवे पल्स डायग्नोसिस यहाँ पर सिखाया गया, और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया गया। इसके साथ साथ आपको ज्ञान दिया गया कि भैया आप हेल्थ का और हेल्थ एजुकेशन का कैसे अपना अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और जो बेसिक हेल्थ एजुकेशन होती है उसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा बात हुई थी मिलेट्स के बारे में। MILLETS, कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था? कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था? और भारत में पद्मश्री पद्म भूषण किसको मिला है मिलेट्स के लिए काम करने के लिए? एनीवे, मिलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो मेरे को भी याद आया कि वहां पर इस बारे में बात हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं मिलेट मैन ऑफ इंडिया कौन है। ओके, नेक्स्ट, गवर्नेंस, मैन पावर एंड सिस्टम फोर्टिफिकेशन में यही है कि हम रिक्रूट करें और अपॉइंट करें आयुष मंत्रालय में, आयुष डिपार्टमेंट में, जिसमें डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ज्ञानी लोग ही भरो यहाँ पे, मतलब हर किसी को मत अपॉइंटमेंट देने लग जाना। एनीवे, आयुष सर्विसेज में 1588 नर्सेज और कंपाउंडर्स को भी अपॉइंट किया गया, और 1900 पोजीशंस अभी भी रिक्रूटमेंट के लिए फ्री हैं। क्लास 4 पोस्ट के लिए अभी भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपग्रेडिंग ऑफ मेडिसिन सप्लाई, मतलब लॉजिकल है। आप ज्ञान तो दे दोगे कि आपको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, और इलाज प्रोवाइड करोगे नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ उस आरोग्यम फेयर का? एनीवे, तो आपने मेडिकल सप्लाई भी यहाँ पर अपग्रेड कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। एनीवे, दिस वाज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। राजस्थान का पूरा वीक, अब अपन की कोई भी न्यूज लैप्स नहीं हुई भी है, एक चीज चल रही है, एंड दैट इज आर्मी डे 2026 आर्मी डे, 78th आर्मी डे जयपुर में हुआ था। आर्मी डे की परेड वगैरह भी हुई थी 15 जनवरी को। ये एक न्यूज है जो मैं 1-2 दिन बाद में आपके सामने लेकर आऊंगी, फुल फॉर्म वीडियो करेंगे, क्या क्या वहां पर कवर हुआ था, क्या क्या डिस्प्ले पे था। और आर्मी डे के दिन ही शाम को एक संध्या वो किया गया था, शौर्य संध्या संध्या प्रोग्राम किया गया था, जिसमें ड्रोन शो वगैरह हुए थे, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कंट्री के, राजनाथ सिंह जी, वो आए थे, उनकी स्पीच वगैरह हुई, अपन डिकोड करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द सेशन।